नमस्कार बच्चों आज का अपना विषय है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को समझने से पहले इसका जो मूल बेसिक है जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसको एक बार थोड़ा रिवाइज करें कि आपने लास्ट कक्षा में पढ़ा होगा। एक शब्द आता है हमारा परिवर्तन। कि कोई वस्तु है जिसे हम देखते हैं हमारे आसपास के वातावरण में, उसमें बदलाव महसूस करते हैं हम। जैसे भोजन पकाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हम भोजन पाचन करते हैं, गर्मियों में दूध खराब हो जाता है, लोहे को जंग लग जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उन्हें परिवर्तन देखते हैं। तो परिवर्तनों को हमने पिछले दो भागों में बांटा गया था। एक तो हमारा भौतिक परिवर्तन थे, भौतिक, और दूसरे थे रासायनिक। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन थे जो हम किसी वस्तु में उसके मूल रूप में जो बाहर से अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हम उसके द्वारा महसूस कर सकते हैं। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन है, किसी गंध में परिवर्तन है, किसी का रंग रूप चेंज हो गया है, किसी का तापमान चेंज हो गया है। वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन थे, यानी केवल पदार्थ की अवस्था में बदलाव आता है, उसकी मूल संरचना बिल्कुल सेम रहती है। जैसे हम बच्चों को पहले बताया भी है, मोमबत्ती जलाते हैं, वो जलने के बाद मोमबत्ती से मोम बन जाएगा जलने के बाद, लेकिन मोम का स्ट्रक्चर वो सेम रहेगा, नया कोई पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम दूध से दही बनाएं तो नया पदार्थ बन जाएगा। जो दूध है और दही दोनों की संरचना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। जो दूध का टेस्ट गुण है वो सारे दही में नहीं रहेंगे। तो जिस प्रकार वस्तु है उसमें भौतिक परिवर्तन दिखाई देता हमें, और कुछ वस्तुओं में हमें रासायनिक में क्या होता है, जो पदार्थ है वहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसकी रचना है, जो संगठन है वो बदल जाता है। पदार्थ का संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम सिंपल ये कहें कि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जहां किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ से हम वापस मूल पदार्थ पर नहीं जा सकते। और भौतिक में क्या है, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, उसका आकार बदल जाता है, लेकिन हम वापस उसी अवस्था में आ सकते हैं। उदाहरण है, पानी गर्म करते हैं, भाप बनाएंगे, उसको वापस जल में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जल से बर्फ बनाइए, बर्फ को धूप में रख दीजिए, वापस वो उसी अवस्था में आ जाएगी। पानी का जो है संगठक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका केवल रूप चेंज हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन होते हैं भौतिक। और उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, संरचना उसकी संगठक बदल जाए, वो होता है रासायनिक। तो उसी रासायनिक के आधार पर जो कोई पदार्थ है, या अनेक कई पदार्थ भी हो सकते हैं, अगर उनकी संरचना में परिवर्तन आता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रम या वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ या कई पदार्थ भी हो सकते हैं, पदार्थों के संगठक होता है जिससे वो बना हुआ है, में परिवर्तन आता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, उसकी संरचना बिल्कुल चेंज हो जाती है, नया पदार्थ बन जाता है, उसका संगठन चेंज हो जाएगा,
उदाहरण है, घरों में भोजन पकाते हैं, लोहे को जंग लग जाता है, हम भोजन का पाचन करते हैं। ये आदि जो प्रोसेस हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें दो प्रकार के पदार्थों का नाम दिया गया है। एक को हम बोलते हैं अभिकारक और दूसरे होते हैं हमारे उत्पाद। अभिकारक क्या है? सबसे पहले अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने वाले पदार्थ क्या है? अभिकारक होते हैं। जैसे हम भोजन बनाते हैं, जो भोजन में जो कच्ची सामग्रियां हम लेते हैं वो हमारे अभिकारक हैं, और उसके परिणाम स्वरूप बाद में जो नया पदार्थ मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, उसका नाम हमने उत्पाद रखा है। जैसे लोहा है, उसको हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, लोहा वायु के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में, तो लोहा, वायु और नमी ये तीनों चीज अभिकारक हैं, और लोहे को जंग लगकर जो नए रंग की, भूरे रंग की पपड़ी जम जाएगी, उसके संसारण बन जाएगा, वो हमारा उत्पाद है। फिर रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसको आप कैसे चेक, आपको पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है हमारे आसपास? कुछ न कुछ तो आप परिवर्तन महसूस करते हैं, उसको मैं आपको पता चले। जैसे एज एग्जाम्पल, हम खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हम दूध हैं, उसको पीते हैं, अगर उसमें कुछ परिवर्तन आया हुआ हो, जैसे हम उसको पीकर देखते हैं, वह टेस्ट से पता चलता है कि ये दूध खट्टा हो चुका है, कड़वा हो चुका है, या इसमें कोई स्मेल आ रही है, या इसका रूप चेंज हो गया हो। ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ बातें हैं जिससे पता चल जाएगा कि हमारे चारों ओर अभिक्रिया हो रही है। किसी वस्तु का रूप बदल जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, आकार बदल जाए, कोई ध्वनि सुनाई दे, कोई गैस निकले, किसी तरह का रंग परिवर्तन हो जाए, तो अभिक्रिया की जो पहचान है कि हमारे चारों तरफ कोई अभिक्रिया हो रही है, उसकी हमें पहचान क्या होगी? कि हमें कोई गंध महसूस हो, हमें कोई रंग परिवर्तन हो, वस्तु का कोई तापमान में परिवर्तन हो, या आकार में परिवर्तन हो, स्वाद में परिवर्तन हो, ऐसी आपको कोई भी हलचल, कुछ भी बदलाव महसूस हो, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे एज एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक रसायन है, एक दूसरा रसायन लेंगे हम। अब देखिए, इसमें आपको कुछ बुलबुले महसूस हुएंगे, एक अभिक्रिया चल रही है। तो जब आपको इसमें ध्वनि सुनाई दे रही है, इसके अंदर बुलबुले हैं, गैस निकल रही है, तो इसमें एक तीखी गंध भी आ रही है, और इसका धीरे धीरे रंग परिवर्तन भी हो रहा है। तो आपको जब ऐसा कुछ दिखाई दे, तो इसको कहेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए हमारे पास ये एक पदार्थ है, इसका धीरे धीरे देखो रंग परिवर्तन हो रहा है। इसमें आपको बुलबुले दिखाई देते हैं, गैस निकल रही है, और इसका कलर क्या है? ब्लू से रेड हो रहा है। तो इस प्रकार आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि अभिक्रिया हो रही है। हो सकता है किसी केमिकल के साथ हम क्रिया करते हैं, उसका तापमान में वृद्धि हो जाती है, कोई गंध आती है, जैसे हम किचन में, रसोई में, घर में खाना बनता है, वहां से आपको गंध आती है कि क्या पक रहा है। किसी पदार्थ को हम चखते हैं, जैसे दूध से दही बन जाए, तो उसका स्वाद कैसा हो गया, दूध का स्वाद कैसा है, दही है वो खट्टी है। पदार्थ में परिवर्तन होने के बाद आप देखते हैं, तो आप
उसमें ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। एज एग्जाम्पल अनेक और खाद्य पदार्थ हैं, जैसे हमारे घरों में फल फ्रूट हैं, अचार है आदि। जब उसको हम खाते हैं काफी टाइम, अगर फ्रूट ताजा है तो अच्छा है, अगर को 2-3 दिन बाद आप देखते हैं तो उसको आप उसे स्मेल से, गंध से या उसके आकार देखकर ही आप ये कह सकते हैं कि ये खराब हो चुका है, यानी उसमें परिवर्तन आ चुका है। तो उस प्रकार के जो आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं उससे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर लेते हैं। अब है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण क्या है। जिस प्रकार आप गणित में या छोटे बच्चे से सीखते हैं, उनको हम कोई भाषा है उसको संकेतों के रूप में समझाते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 3 गुने से 5 अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो उसको एक लंबे सेंटेंस के रूप में लिखा मिलेगा आपको कि राम के पिता की आयु राम की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि हम सपोज करते हैं कि राम की आयु x वर्ष होती है, तो हम कहते हैं कि राम की आयु की 3 गुने से 5 अधिक है, ये उसके पिता की आयु है। तो इसको हमने संकेतों की भाषा में लिखा है, संकेत के रूप में। तो मैथ में जिस तरह संकेत में लिखते हैं, उसी प्रकार हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको भी हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के रूप में लिखना, दर्शाना या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण में क्या है कि जैसे मैं बोलूं आपको कि सामान्य कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है। जैसे आप लिखोगे, लिख दिया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, अमोनिया का निर्माण करती है। बच्चों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में चल रही है। हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक हैं, और इनके अभिक्रिया के बाद हमारे पास अमोनिया जो प्राप्त होगी ये हमारा उत्पाद बनेगा, और ये हमारे अभिकारक हैं दोनों। ये इसको संकेतों के रूप में लिखना, जैसे आपने पिछली कक्षा में 9th में पढ़ा है कि हम नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। तो इसकी समीकरण को हम लिखना चाहें तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और दोनों मिलकर बनाएंगी अमोनिया, ये अमोनिया का सूत्र है। तो हमने इस समीकरण को, इस अभिक्रिया को इस समीकरण के रूप में लिख दिया, संकेतों के रूप में लिख दिया। अब यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संकेतों के रूप में हम दर्शाते हैं, तो उसी को उनका नाम रासायनिक समीकरण दिया गया है। रासायनिक समीकरण है जो हमारी, वो 2 प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण के प्रकार,
रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है हमारी कंकाली समीकरण, एक होती है संतुलित। समीकरण कंकाली समीकरण वो होती है जो संतुलित नहीं, जिसके दोनों साइड जो हमारे तत्व हैं, जैसे अभी पिछला एग्जांपल दिया था हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, वहां नाइट्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। वो जो तत्व हैं, इस साइड में देखा आपने N2 प्लस H2 था और उधर मैंने बनाया था अमोनिया NH3। आप देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन हमारा 1 है। तो ये समीकरण में दोनों ओर जो तत्व हैं उनकी संख्या समान नहीं है। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में जो हमारे तत्व दिए गए हैं उनकी संख्या समान न हो, बैलेंस न की गई हो, संतुलित नहीं कर रखी, वो समीकरण होती है हमारी कंकाली। इसी कंकाली समीकरण को हम संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। दूसरी समीकरण को क्या है, वो समीकरण जिसमें अभिकारकों में और उत्पादों में जो भिन्न भिन्न तत्व दिए हुए हैं उनकी संख्या समान हो, तो क्या होगा, उसको हम संतुलित बोलेंगे। संतुलित हम कंकाली को कर सकते हैं। जैसे इस साइड में हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इस साइड हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 3। जैसे आप मैथ में करते हैं कि इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर आप 2 से कर दें, तो यहां मैं हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं। अब देखिए इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, तो ये समीकरण हमारी क्या बन गई, संतुलित बन गई। जैसे एक समीकरण और है कि हमारे पास जिंक और उसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इन दोनों को मिलाएं तो कभी क्रिया है हमारी जिंक सल्फेट बनेगा और इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब देखिए यहां जिंक का अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी जिंक की संख्या 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन उत्पाद में भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 1 सल्फर, 1 जिंक, 1 जिंक, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो दोनों अभिकारकों में भी और उत्पादों में भी जो पदार्थ दिए गए हैं, तत्व दिए हुए हैं, उनकी संख्या दोनों साइड में समान है, तो इस समीकरण को बोलेंगे हम संतुलित समीकरण बोलेंगे। दूसरी हमारे पास कि आप लोहा है उसको हम छोड़ देते हैं वायु में कुछ समय खुला, तो वो क्या है, नमी के साथ क्रिया करेगा, तो नमी के साथ क्रिया करके इस पे जंग लग जाएगा, इस पे जंग लग जाएगा और इससे हाइड्रोजन गैस जो वायुमंडल में छोड़ जाएगी। तो अब दोनों साइड आप देखेंगे कि ये अभिकारक हैं, इधर अभिकारक और इधर हमारे उत्पाद। अभिकारक में सबसे पहले हम लेंगे लोहा। लोहा अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन लेंगे हम, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, इसमें 4 है। तो ये दोनों साइड अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये समीकरण हमारी कंकाली समीकरण है, संतुलित नहीं है। इसको हम संतुलित कर सकते हैं। इधर देखिए 4 ऑक्सीजन, इधर 1, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड बराबर आ जाए। किसको, ऑक्सीजन 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर हम हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 होगी। अब देखिए आयरन इधर 3 है, इधर 1 है, इधर आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब दोनों साइड में
जो प्रत्येक प्रकार का तत्व है उसकी संख्या समान है, तो ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा हो 9th में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब जो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व या यौगिक हैं वो आपस में क्रिया करते हैं तो उनकी संरचनाएं बदल जाती हैं, लेकिन चाहे वो अभिकारक ही हो चाहे उत्पादों की तरफ से जाएं, या अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक हैं और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद हैं, दोनों साइड प्रत्येक प्रकार के तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता, अर्थात द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो क्या है, सुरक्षित रहता है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इसके अनुसार जो हमारे अभिकारक हैं और उधर उत्पाद हैं, दोनों साइड में प्रत्येक प्रकार के तत्वों का द्रव्यमान बराबर हो, ये इस नियम का पालन करने के लिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उसके बाद समीकरण लिखते समय कुछ संकेत दिए हुए हैं, आप देखेंगे आपको ए क्यू एस एल जी ये संकेत दिखाई देंगे कुछ। इन संकेतों का क्या अर्थ है? ए क्यू मीन होता है एक्वस, जलीय, यानी जो समीकरण हो रही है वो तरल पदार्थों के बीच में हो रही है, वहां जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो जलीय विलयन में है। किसी के पीछे एस लिखा हो, जैसे एफ ई के पीछे मैं एस लिख दूं, प्लस H2O ये एल लिख दूं। एस का मतलब है सॉलिड, ये पदार्थ ठोस है। एल का मतलब है लिक्विड, ये पदार्थ तरल है। Fe3O4 प्लस H2O ये गैस, हाइड्रोजन निकल रही है, ये गैस है। तो जो पदार्थ हैं एक्वस जलीय, एस सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल पदार्थ, गैस। एरो, ये एरो का संकेत जो नीचे दिया है इसका मतलब है अभिक्रिया के बाद उसमें अवक्षेप बनते हैं। आपको दो तरल पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं, उनमें अवक्षेप बन जाते हैं, आपको बाद में उसमें कोई कण दिखाई देंगे क्रिस्टल के टाइप में। जब उस क्रिया, ये एरो का निशान बताएगा कि ये अवक्षेप क्रिया है, इसमें क्रिस्टल बनेंगे। इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया है हम पढ़ रहे हैं, समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी प्रकार की होती हैं? इसके प्रकार हैं, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन, नंबर 3 विस्थापन, नंबर 4 द्विव विस्थापन, नंबर 5 ऊष्माशोषी, नंबर 6 ऊष्माक्षेपी, नंबर 7 उपचयन अभिक्रिया, नंबर 8 अपचयन अभिक्रिया, नंबर 9 उपोपचयी अभिक्रिया, नंबर 10 विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, नंबर 11 तापीय अपघट्य, नंबर 12
अवक्षेपण अभिक्रिया। नंबर 13 सौर अभिक्रिया। बच्चों, अगली वीडियो में हम इन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।